गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं पीरियोडिक टेबल को वन शॉट में कंप्लीट करने वाला हूँ भी, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने मेरे पीरियोडिक टेबल के जो पीछे के 10 लेक्चर मैंने अभी तक बनाए हैं वो आपने देख लिए होंगे, या फिर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप पीरियोडिक टेबल को 3 या 4 बार पढ़ चुके हो। यानी यहाँ पर मैं क्या है कि मैं ये मानकर ये लेक्चर कर रहा हूँ कि आपके जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर है। ठीक है, तो मैं ब्रीफ में रिवाइज कराऊंगा और इसमें मेरा मेन फोकस क्या रहेगा, एक तो जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट मतलब पॉइंट है, दूसरा भी एक्सेप्शन हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। एक्सेप्शन आपको पता है ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं कंपटीशन में वो एक्सेप्शन से बनते हैं। ठीक है, तो बात शुरू करते हैं पीरियोडिक टेबल। पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। तो हिस्ट्री में हमने क्या देखा था कि सबसे पहले डोबेरेनियर नाम के साइंटिस्ट हुए, उन्होंने अपना ट्रायड दिया था। ये लगभग 1819 की बात है। उस टाइम 31 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। सभी एलिमेंट को वो उस टाइम ट्रायड में फिट नहीं कर पाए, इस कारण उनका ट्रायड था वो फेल हो गया। इसके बाद में 1865 में आपके न्यूलैंड्स नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। मैंने आपको बताया था म्यूजिक लवर थे, संगीत प्रेमी थे ये वाले भाई साहब। ये लॉ भी ज़्यादा नहीं चला और क्वेश्चन ये आ जाता है कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो कहाँ तक एप्लीकेबल है। तो आपको याद रखना है कि जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो कैल्शियम तक एप्लीकेबल था भी, यानी वह लाइटर एलिमेंट पर एप्लीकेबल था, हैवियर एलिमेंट के ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं था। इसके बाद में 1869 की बात है। उस टाइम दो साइंटिस्ट थे जो पैरेलली काम कर रहे थे। एक थे आपके लोथर मेयर और दूसरे थे मेंडलीव। ठीक है, लोथर मेयर थे वो आपके जर्मन साइंटिस्ट थे और मेंडलीव थे वो रशियन साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो दोनों ने बहुत अच्छी मतलब अटेम्पटेशन की थी। लोथर मेयर कई बार पूछ लेता है कि लोथर मेयर ने किस बेस पे क्लासीफाई किया पीरियोडिक टेबल को। तो आपको याद रखना है कि उन्होंने कर्व बनाया था एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में। उनके हिसाब से क्या होता है कि एल्कली मेटल होती है वो पीक पोजीशन लेती है कर्व में। ठीक है, एल्केलाइन अर्थ मेटल डिसेंडिंग पोजीशन लेती है, हेलोजन है वो असेंडिंग पोजीशन लेते हैं, और ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो बॉटम में होते हैं। ठीक है, बट ये लॉ भी ज़्यादा नहीं चला था क्योंकि कर्व में एग्जैक्ट पोजीशन किसी की याद रखना बहुत मुश्किल होता है। और इसके अलावा बाकी जो सभी उस टाइम नॉन एलिमेंट थे उनको वो अरेंज भी नहीं कर पाए थे, जैसे हीलियम और लिथियम की जो पोजीशन है वो डाउटफुल थी। इसके बाद में आता है कि मेंडलीव ने बहुत अच्छी अटेम्पटेशन की थी। उन्होंने मेनली फोकस किया था फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को कोरिलेट किया था एटॉमिक वेट के साथ। ठीक है, तो अभी तक की जितनी है, चाहे लोथर मेयर हो, मेंडलीव हो, या फिर आपके न्यूलैंड्स हो, या फिर आपके डोबरेनियर हो, तो सभी ने एटॉमिक वेट के बेस पे क्लासीफाई किया था। एटॉमिक नंबर का उस टाइम तक कोई फंडा नहीं था। तो मेंडलीव ने मेनली क्या किया, जो उस टाइम नॉन एलिमेंट थे केमिकल प्रॉपर्टी के नाम पर उनके हाइड्राइड और ऑक्साइड बनाए थे। कई बार पूछ लेता है भाई, क्वेश्चन आ जाता है। तो उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के उनके हाइड्राइड ऑक्साइड बना दिए थे, उनके बेस पे किया था। उस टाइम पे क्या किया था उन्होंने, कुछ डाउटफुल एटॉमिक मास थे कई एलिमेंट के, जैसे बेरिलियम का डाउटफुल था। उस टाइम ये माना जाता था कि 13.5 है, इसकी वैलेंसी को 3 माना जाता था। उन्होंने करेक्ट किया था इसका, अच्छे से मैंने समझा रखा है उसमें, अगर लेक्चर डिटेल में पढ़ोगे। बेरिलियम का उन्होंने करेक्ट किया था, और इसके अलावा उन्होंने क्या किया था, इंडियम का, ये डाउटफुल एटॉमिक मास थे वो करेक्ट किए थे। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना भाई। इसके अलावा उन्होंने क्या किया था, कुछ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे उस टाइम के। जैसे उस टाइम क्या हुआ कि गैलियम की डिस्कवरी नहीं हुई थी, जिसका नाम उन्होंने इक्कस एल्यूमिनियम रख दिया था, और इसकी प्रॉपर्टी बता दी थी भी ये प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि बाकी की प्रॉपर्टी पता है तो सेम रहती है ग्रुप में, ये पता है हमें। ठीक है, जर्मेनियम भी उस टाइम डिस्कवर नहीं हुआ था, तो इसका नाम इन्होंने क्या रख दिया था, इक्का सिलिकॉन रख दिया था। बोरोन क्या था, उस टाइम स्कैंडियम के नीचे रखा गया था, सॉरी स्कैंडियम बोरोन के नीचे रखा गया था, तो इसका नाम क्या रखा गया था, स्कैंडियम का इक्का बोरोन रखा गया था। इसके अलावा उस टाइम टेक्नीशियम की डिस्कवरी भी नहीं हुई थी, तो हमें पता है ये मैग्नीज के नीचे है, तो इन्होंने इनका नाम क्या रख दिया था, इक्का मैग्नीज रख दिया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भी, आपको नोट कर लिए होंगे आपने। तो इस तरह से, हाँ दूसरा भी टेक्नीशियम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना कि फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव है।
ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि ये तो आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है। इसके अलावा एफ ब्लॉक में आपसे पूछ ले कि फर्स्ट मैन मेड और रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है। एफ ब्लॉक में मैं बात कर रहा हूँ लेंथेनॉइड की। लेंथेनॉइड आपके कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 58 से 71 तक होते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रोमीथियम मैन मेड और रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यानी यह एकमात्र रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इन लेंथेनॉइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, लेंथेनॉइड में पूछ सकता है कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो वो क्या है, प्रोमीथियम है। नीचे वाली तो सीरीज ही सारी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की है, इसलिए इसे रेडियो एक्टिव सीरीज भी बोलते हैं एक्टिनॉइड्स को। ठीक है, तो ये मेंडलीव तक क्लासिफिकेशन थी। उसके बाद में आपके हेनरी मोजले नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक्सरे एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है उनके लिए बेटर फंडामेंटल जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर रहेगा, एटॉमिक मास की बजाय। तो उन्होंने बाद में क्या किया कि एटॉमिक नंबर के बेस में डिज़ाइन करने में हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेल्प की। अब क्या होती है, आज की जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज्ड है, और जो अर्लियर एक्सपेरिमेंट हुए थे वो एटॉमिक वेट के बेस पे हुए थे। यह सबको क्लियर होगा। अब क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में को इन्होंने 18 ग्रुप में डिवाइड किया और 7 पीरियड के अंदर इन्होंने डिवाइड किया है। और वो एलिमेंट जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल या एस ऑर्बिटल में जाता है उसे एस ब्लॉक कहते हैं। जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल या डी ऑर्बिटल में जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जा रहा है पी ब्लॉक कहलाता है। और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ ब्लॉक में जा रहा है, सॉरी एफ ऑर्बिटल में जा रहा है, तो वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब आ जाओ भाई, इनमें क्या है कि मैंने यहाँ पर जो उस टाइम मेंडलीव ने मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी, मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या थे, 9 ग्रुप थे। ग्रुप 8 और 0 को छोड़कर बाकी सभी को ए बी में डिवाइड कर रखा था। आप देख रहे होंगे कि ये फर्स्ट ए है, सेकंड ए है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ ए है ये, और ये वाले क्या हो गया, फर्स्ट बी हो गया, सेकंड बी हो गया, थर्ड बी हो गया, ये 7th बी तक अरेंज किए गए हैं। 8th में क्या थे, 9 एलिमेंट रखे गए थे, भी आपके ये लिखे हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि 9 एलिमेंट कौन से थे, तो इसमें से ये आपको ध्यान रखना है भी, ये आयरन कोबाल्ट निकल रुदेनियम रोडियम प्लेडियम ओस्मियम इरिडियम और प्लेटिनम रखे गए थे। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि जैसे ग्रुप फर्स्ट है इसको हम एल्कली मेटल बोलते हैं, ग्रुप सेकंड के एलिमेंट को हम एल्केलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। यहाँ एक्सेप्शन है भी, सभी को नहीं बोलते। यहाँ तो क्या होता है, हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी को एल्कली मेटल बोलते हैं। यहाँ बेरिलियम को छोड़कर बाकी सभी को एल्केलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि जी इन्हें एल्केलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एल्केलाइन इन नेचर होते हैं, और ज़्यादातर ये क्या होते हैं, अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। बट जो बेरिलियम का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड है वो क्या होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इनको बेरिलियम को एल्केलाइन अर्थ मेटल नहीं बोलते। इंपॉर्टेंट है भी, क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, एम्फोटेरिक से आप से कोई पूछ ले कि एम्फोटेरिक मेटल कौन कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कि बेरिलियम, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड और टिन, ये मेटल है, ये एम्फोटेरिक मेटल होती है भाई। ठीक है, अब इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होंगे वो भी जाहिर सी बात है क्या होंगे, एम्फोटेरिक ही होंगे। एम्फोटेरिक होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करवा जाए। अब आ जाओ, कई बार हाँ, तो इन्हें अल्केलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। इसके बाद में इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट को ग्रुप 12 को छोड़कर बाकी सभी को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो D1 to 9 होती है भाई। ठीक है, अगर D फुल फिल्ड है या D में 0 इलेक्ट्रॉन है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होंगे। अगर इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं तो ये तो ट्रांजिशन के भी अंदर है, यानी ये पेनल्टीमेंट सेल में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है इनमें, और इनमें कहाँ भरा जाता है, एंटी पेनल्टीमेंट सेल में भरा जाता है। तो ये क्या हो गए, आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हो गए। ठीक है,
अब ब्लॉक एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इनमें क्या होता है कि 14 लेंथेनॉइड है, लेंथेनम के जस्ट बाद आते हैं मिलेंथेनॉइड, और इनका एटॉमिक नंबर होता है वो 58 से लेकर 71 होता है। और एक्टिनम के जस्ट बाद आते हैं एक्टिनॉइड, और इनका एटॉमिक नंबर होता है वो 90 से लेकर 103 होता है। ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और नीचे वाली सीरीज को भी बताया रेडियो एक्टिव सीरीज बोलते हैं। इनमें फर्स्ट एलिमेंट के नाम पे बोल देते हैं, जैसे ये बोरोन फैमिली है, ये कार्बन फैमिली है, ये नाइट्रोजन फैमिली है। नाइट्रोजन फैमिली को हम निकोजेंस भी बोलते हैं, सफोकेटिंग गैस है ना, इस कारण से। ये ऑक्सीजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली को हम कैल्कोजेंस भी बोलते हैं भी। कैल्कोजन का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग, यानी ज़्यादातर आप मेटलर्जी जब करोगे तो उसमें देखोगे कि ज़्यादातर ओर होते हैं वो या तो ऑक्साइड की फॉर्म में होते हैं या फिर सल्फाइड की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्हें ओर फॉर्मिंग यानी कैल्कोजेंस बोलते हैं। ग्रुप 17 को हम हेलोजेंस बोलते हैं। हेलोजन मतलब साल्ट फॉर्मिंग, साल्ट प्रोड्यूसर। तो ज़्यादातर जैसे आप नमक खाते हो NaCl होता है तो वो साल्ट है, तो ये साल्ट बनाते हैं, इसलिए हेलोजेंस बोलते हैं। इन्हें क्या कहते थे, पहले इनर्ट गैस कहा जाता था। पहले ये माना जाता था कि ये रिएक्शन नहीं करते, बट आजकल हमें पता है कि क्रिप्टन और जिनोन के कुछ कंपाउंड बनाए हुए हैं, तो मतलब ये रिएक्शन करते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कह देते हैं, नोबल गैस बोल देते हैं। जैसे नोबल मेटल में होता है। आपकी नोबल मेटल कौन कौन सी है भाई? नोबल मेटल है सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और प्लेडियम। ये किस में आ जाती है? नोबल मेटल के अंदर कंसिडर होती है। पूछ लेता है कई बार। इसके अलावा ये भी पूछ लेता है कि आपकी लिक्विड मेटल कौन सी है, तो लिक्विड मेटल आपकी मरकरी है। ठीक है, अब कई ऐसी भी मेटल है जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, उन्हें लिक्विड मेटल में ही हम कंसिडर कर लेते हैं। कौन कौन सी है भाई वो? सीजियम, फ्रेंसियम, दो हो गई। कहाँ से आई ये? आपकी एल्कली मेटल से। इसके अलावा मर्क्यूरी होगी, इसके अलावा गैलियम हो गई। ठीक है, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 303 केल्विन होता है, यानी रूम टेम्परेचर या हथेली पे रखोगे तो ये मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसके नीचे एक और है, कॉपर्नीशियम है, वो भी किस में आ जाती है? लिक्विड मेटल के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो ये 5 आपके लिक्विड मेटल है। और एक बात ध्यान रखना कि गैलियम का यूज हाई टेम्परेचर थर्मोमेट्री में यूज होता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है अभी कि हाई टेम्परेचर थर्मोमेट्री के अंदर किसका यूज होता है, तो गैलियम का यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ ले कि लिक्विड नॉन मेटल कौन सी है, तो वो आपकी ब्रोमीन होती है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। इसके अलावा आयोडीन है, वो वोलेटाइल नॉन मेटल है। हाँ, मेटल में पूछ ले कि वोलेटाइल मेटल कौन सी है, तो आपकी जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, ये क्या आ जाती है? वोलेटाइल मेटल्स के अंदर आ जाती है। इसके अलावा पूछ ले आपसे कि सबसे ज़्यादा सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, तो आपको याद रखना है भी हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट पीरियोडिक टेबल में सबसे कम होता है। ठीक है, अब आपसे पूछ ले कि मेटल में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, तो वो टंगस्टन का होता है। आपके जो बल्ब होते हैं उनके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। और नॉन मेटल में पूछ ले कि सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, वो कार्बन का होता है। ठीक है, इनफैक्ट क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में ही पूछ ले सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये मेल्टिंग पॉइंट की बात आ गई। इसके बाद में आ जाता है कि कई बार पूछ लेता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा एलिमेंट शो करता है, तो वो ओस्मियम करता है। ओस्मियम भाई +8 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर जाता है। इसके अलावा कुछ केस में रुदेनियम है, वो भी +8 कर जाता है। ठीक है, बट ज़्यादातर ओस्मियम करता है। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा डेंसिटी कौन से एलिमेंट की है, तो वो है आपके इरिडियम की। ठीक है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी इरिडियम की है, उसके बाद में ओस्मियम की आती है। ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं है, इसकी 22.61 है और इसकी 22.59 है। ठीक है, बट सबसे ज़्यादा इरिडियम की होती है। अगर आपसे पूछ ले डी ब्लॉक में सबसे कम डेंसिटी किसकी है, तो स्कैंडियम की होती है। और आपसे पूछ ले कि मेटल के अंदर सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है, तो वो लिथियम की होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ तक क्लियर होगा आपको। इसके अलावा आपसे पूछ ले
इसके अलावा आपसे क्या पूछ सकता है भाई, हाँ, कि एनोमेलस बिहेवियर कौन से एलिमेंट शो करते हैं। तो आपका जो ग्रुप पीरियड सेकंड के एलिमेंट है वो अपने बाकी ग्रुप के एलिमेंट से डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एनोमेलस बिहेवियर। तो ग्रुप सेकंड के एलिमेंट बाकी सभी एलिमेंट से डिफरेंट बिहेवियर क्यों शो कर रहे हैं। तो इनका रीजन ये है कि एक तो इनका साइज होता है वो स्मॉल होता है, आपको पता है डाउन द ग्रुप जाते हो तो साइज बढ़ता है, स्मॉल साइज होगा। और दूसरा क्या होती है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी करवा चुका हूँ ना, डाउन द ग्रुप जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी और इधर की तरफ जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, तो स्मॉल साइज रीजन बता देता हूँ। स्मॉल साइज क्यों करते हैं भाई ये एनोमेलस बिहेवियर, ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अब देखो सेकंड है ये पीरियड, 2D तो नहीं होता बट 3D होता है ना। तो एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो ये कुछ कारण है, या फिर आप ये कह लो कि हाई चार्ज साइज रेशो, चार्ज ज़्यादा है साइज छोटा है। तो ये कुछ कारण है जिनके कारण ये क्या करते हैं, बाकी एलिमेंट के कंपेयर में अलग से बिहेवियर शो करते हैं, एनोमेलस बिहेवियर शो करते हैं। देखो ये ग्रुप सेकंड वाले हैं तो डी ऑर्बिटल नहीं है, तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं। 4 क्यों बनाएंगे भाई, क्योंकि जैसे मैं बोरॉन की बात कर लूं, आपको दिखाई दे रहा होगा, तो बोरॉन के अंदर क्या होगा, लास्ट सेल होती है 2s और 2p होता है, यानी एक ऑर्बिटल s का है, 3 ऑर्बिटल p के हैं, है ना। तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बना लेगा। बट नीचे वाले में क्या होता है, डी भी आ जाता है, डी की वजह से और भी बॉन्ड बना सकता है, यानी ये मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है, 6 से ज़्यादा भी बना लेते हैं कुछ कंपाउंड, है ना। तो ग्रुप सेकंड पीरियड सेकंड की जो मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। और नीचे की तरफ जाते हैं तो कोवेलेंसी क्या होती है, बढ़ती जाती है। कोवेलेंसी तो आप समझ रहे होंगे, कोवेलेंसी मतलब कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है सेकंड जो पीरियड के एलिमेंट है वो एनोमेलस बिहेवियर शो कर रहे हैं। एक आप करोगे भी कि टिपिकल एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं। ठीक है, तो टिपिकल एलिमेंट का मतलब है कि वो फर्स्ट एलिमेंट जो ग्रुप की सभी प्रॉपर्टी, जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो शो कर रहे हैं। तो आपके सोडियम मैग्नीशियम, यानी ग्रुप जो पीरियड थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट है वो क्या कहलाते हैं, टिपिकल एलिमेंट कहलाते हैं। सभी नहीं कहलाते भी, आर्गन को छोड़ दो, नोबल गैस को छोड़ दो, ठीक है, क्लोरीन तक। यानी आप कहाँ से शुरू होगे, सोडियम से लेकर क्लोरीन तक, यानी ग्रुप फर्स्ट से 17 के जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं वो टिपिकल एलिमेंट कहलाते हैं। इसके अलावा आपने डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ा होगा। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि जो डायगोनली पीरियोडिक टेबल में सिचुएटेड है, जैसे लिथियम के डायगोनल में क्या है, मैग्नीशियम है, बेरिलियम के डायगोनल में क्या है, एल्यूमिनियम है। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं ना, लिथियम के बाद में बेरिलियम आएगा, फिर बोरोन आएगा, फिर कार्बन आएगा, है ना। इसके नीचे क्या था, सोडियम था, यहाँ मैग्नीशियम है, यहाँ पर एल्यूमिनियम है और यहाँ सिलिकॉन है। तो ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ डायगोनली सिचुएटेड है। और इनकी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है, सिमिलर होती है। इसे हम क्या कह देते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप कह देते हैं। क्यों भाई, सिमिलर होने का कारण यह है कि जो चार्ज साइज रेशो होता है इनका लगभग सेम रहता है। आप इधर की तरफ जाओगे तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा। मान लो यहाँ पर साइज 1 था, मैंने ये माना, इधर गया तो क्या हो गया, 1.5 हो गया। अब नीचे की तरफ आपको पता है, साइज घटता है भाई इधर की तरफ। हाँ, आप इधर की तरफ जाओगे साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। मैंने ये माना कि 1.5 एंगस्ट्रम यहाँ था, यहाँ क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जाओगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। फिर कितना हो गया, 1.5 हो गया। तो इनका साइज क्या हो गया, लगभग इक्वल हो गया, है ना। इसी तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इधर की तरफ जाते हो तो बढ़ती है, डाउन द ग्रुप जाओगे तो क्या होगी, घटेगी। तो इनकी क्या होगी, लगभग सेम होगी, है ना। तो इस कारण क्या होती है, इनकी लगभग जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, सिमिलर होती है, जो डायगोनली होती है। तो ये डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। तो इसके अलावा क्या हो गया, ये तो हमने क्या कर लिया, एनोमेलस बिहेवियर कर लिया, टिपिकल एलिमेंट कर लिए और डायगोनल रिलेशनशिप कर ली है। अब आ जाओ आगे। आगे हम क्या करने वाले हैं भाई,
हाँ, आपके जो ग्रुप 11th है इसके एलिमेंट को हम कॉइनेज मेटल बोलते हैं भाई। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड इनके कॉइन बनते थे भाई। आज के टाइम पे भी गोल्ड के और इसके सिल्वर के तो बनते हैं, तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, हम कॉइनेज मेटल बोल देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड की, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उनका। जनरल मैं ट्रेंड है वो पहले डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बाद में जो एक्सेप्शंस होंगे वो डिस्कस करेंगे। जनरल ट्रेंड क्या कहता है आपका कि अगर आप, मैं ये हटा रहा हूं भाई ऊपर वाला, अगर आप इधर से इधर की तरफ जाते हो, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो, पहले एटॉमिक रेडियस की बात कर लेते हैं। तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि जेड इफेक्टिव है वो इंक्रीज हो रहा है ना। और आप अगर टॉप टू बॉटम जाते हो तो एटॉमिक जो रेडियस होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों होती है, क्योंकि भाई एन की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि सेल बढ़ रही है नीचे की तरफ जाते हो। तो यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ये हो गया एटॉमिक रेडियस की बात। इसके अलावा अगर आप इधर की तरफ जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी इंक्रीज होगी, और डाउन द ग्रुप जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सेम रीजन देंगे, क्योंकि इसका भी जेड इफेक्टिव इधर की तरफ जा रहे हैं तो अट्रैक्शन बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। डाउन द ग्रुप जाओगे साइज बढ़ेगा, अट्रैक्शन घटेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। ठीक है, इसके अलावा आप इधर की तरफ जाते हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और एक बात ध्यान रखना कि जो मेटल होती है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है, और नॉन मेटल होती है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। आपसे मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कंपेयर करवा ले तो आप कह सकते हो। इसके अलावा जो मेटल होती है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, और नॉन मेटल होती है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इधर की तरफ जा रहे हो तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ रही है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो नेगेटिव में वैल्यू है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और डाउन द ग्रुप जाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो नेगेटिव में वैल्यू है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। एक्सेप्शन डिस्कस करेंगे, एक्सेप्शन है भाई। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी थी जो आपको अच्छे से आनी चाहिए। यानी सभी, जैसे एटॉमिक रेडियस को छोड़ दो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इधर की तरफ बढ़ रहे हैं। और डाउन द ग्रुप क्या हो रहे हैं, एटॉमिक रेडियस तो बढ़ रही है, बाकी घट रहे हैं। मतलब ये क्या होगी, ये प्रॉपर्टी जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एटॉमिक रेडियस के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं कि पहले बात करेंगे एटॉमिक रेडियस। जनरल ट्रेंड मैंने बता दिया है, अब हम एक्सेप्शन की बात करेंगे। आप पहले नोट कर लो इतना। जनरल ट्रेंड हमने डिस्कस कर लिया था, अब हम एक्सेप्शन की बात करने जा रहे हैं। तो पहले बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। मैं AR से डिनोट कर रहा हूं भी एटॉमिक रेडियस को। तो एटॉमिक रेडियस की एक्सेप्शन क्या है, मैंने कहा था पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि रेडियस होती है वो, एक तो वंडर वाल रेडियस आपने पढ़ी है, इसके अलावा मेटेलिक रेडियस होती है और एक होती है कोवेलेंट रेडियस, है ना। और आपको ये भी पता है कि वंडर वाल रेडियस होती है वो मेटेलिक रेडियस से बड़ी होती है, और मेटेलिक रेडियस होती है वो कोवेलेंट रेडियस से बड़ी होती है। ये आपको अच्छे से आना चाहिए। तो अगर हम, जैसे लिथियम है, लिथियम के बाद में बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन आता है। तो अगर जनरल ट्रेंड की बात करें तो इधर की तरफ जाएंगे तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। बट होता क्या है कि नियोन का साइज सबसे कम होना चाहिए, बट होता क्या है, सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है भी, क्योंकि इसकी रेडियस होती है वो वंडर वाल होती है, और हमें पता है कि वंडर वाल रेडियस है वो सबसे ज़्यादा है। ये पहला एक्सेप्शन है। सेकेंड एक्सेप्शन आता है आपका ग्रुप 13 के अंदर। ग्रुप 13 में क्या होगा भी कि जैसे आपकी जो नॉर्मल ट्रेंड है, डाउन द ग्रुप जाते हो तो साइज क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। यानी बोरोन से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से गैलियम, इंडियम, थैलियम का बड़ा होना चाहिए। बट एक्चुअल में होता क्या है कि बोरोन से साइज है वो गैलियम का बड़ा होता है, गैलियम से एल्यूमिनियम का बड़ा होता है, एल्यूमिनियम से इंडियम और इंडियम से थैलियम का बड़ा होता है। यहाँ पे क्या हुआ है कि एक्सेप्शन आया है। साइज क्या हो गया, गैलियम का बड़ा होना चाहिए था, बट गैलियम का एल्यूमिनियम से या तो छोटा होता है या लगभग इक्वल, कई बार कह देते हैं भाई। क्यों होता है यहाँ पर, ड्यू टू
पुअर शील्डिंग ऑफ ए डी ऑर्बिटल। ठीक है, आपको पता है ना कि गैलियम से पहले 10 एलिमेंट डी ब्लॉक के आते हैं, तो उनकी क्या होती है, पुअर शील्डिंग होती है। ठीक है, गैलियम से स्कैंडियम से, गैलियम के आगे स्कैंडियम से जिंक तक डी ऑर्बिटल भरा जा रहा है, और डी की जो शील्डिंग पावर होती है वो क्या होती है, पुअर होती है। अब बात करता हूं मैं डी ब्लॉक के एलिमेंट की। तो डी में साइज का क्या ऑर्डर है कि अगर आप स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाते हो, ठीक है, तो स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाते हो, पहले क्या होता है, साइज होता है वो डिक्रीज होता है, यानी मैग्नीज तक साइज है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसके बाद में आयरन कोबाल्ट निकल में क्या होता है, साइज है वो क्या रह गया, कांस्टेंट हो गया। इसके बाद में कॉपर और निकल में क्या होता है, जो साइज है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ कारण मैंने बताया था कि जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो अंदर वाली सेल में आ रहे हैं। ठीक है, ये मैंने माना 4s सेल है, ये 3d सेल है, तो अंदर वाली सेल में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो बाहर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या करता है, उनको अट्रैक्ट करता है, तो मतलब यहाँ अट्रैक्शन भी लग रहा है और रिपल्सन भी लग रहा है। बट पहले तो साइज डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब यहाँ क्या होता है, जो अट्रैक्शन होता है वो डोमिनेट करता है। ठीक है, डोमिनेट करेगा रिपल्सन के ऊपर। बाद में क्या होगा कि यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि साइज क्या हो जाता है, लगभग इक्वल हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है रिपल्सन के, यानी इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कॉम्पनसेट कर दिया, जिससे न साइज डिक्रीज हुआ न साइज इंक्रीज हुआ। और यहाँ पर क्या होता है कि रिपल्सन डोमिनेट कर रहा है, रिपल्सन क्या होगा, अट्रैक्शन से ज्यादा होगा। यहाँ था कि अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा था, मैं दोबारा लिख देता हूं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या था, जो अट्रैक्शन था वो क्या था, रिपल्सन से ज्यादा था। यहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्सन इक्वल हो गए, यहाँ पर रिपल्सन ग्रेटर देन है अट्रैक्शन, तो इस कारण से ये वेरिएशंस आती है साइज के अंदर। इसके अलावा आप क्या होता है, स्कैंडियम से अगर आप जाते हो नीचे इट्रियम तक और इट्रियम से लेंथेनम तक जाते हो तो साइज बढ़ता जाता है। क्यों भाई, क्योंकि नॉर्मल ट्रेंड है, नीचे की तरफ जाओगे तो एन की वैल्यू बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगा। बट एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि अगर आप टाइटेनियम से कहाँ जाओगे, जर्कोनियम में, और जर्कोनियम से होफनियम जाते हो, तो टाइटेनियम से जर्कोनियम तो साइज बढ़ता है, ठीक है, बट जर्कोनियम से होफनियम में जाते हो तो साइज क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इसका कारण यह है कि लेंथेनम के जस्ट बाद 14 लेंथेनॉइड आता है, यानी 4f सेल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और आपको पता है कि 4f की जो शील्डिंग होती है वो पुअर होती है। ठीक है, पुअर शील्डिंग होगी, जिसे हम क्या कह देते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और इस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है कि जो 4d और 5d का जो साइज है वो लगभग सीरीज का 4d सीरीज है ये, और ये कौन सी है, 5d सीरीज है, तो इनका साइज क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है अभी। ठीक है, ये वो थर्ड ग्रुप को छोड़कर है भाई, फोर्थ फिफ्थ में लगता है, क्योंकि थर्ड ग्रुप के बाद ही तो लेंथेनॉइड आते हैं ना, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, तो इस कारण से 4d और 5d का जो साइज है इक्वल हो जाता है। एक्सेप्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं भाई। ठीक है, तो ये एटॉमिक रेडियस के बारे में था। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये एक्सेप्शन की बात की अभी हमने, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी बात करेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी की। हाँ, आयोनाइजेशन एनर्जी से पहले एक बात और बता दूं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट में आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा लेंथेनॉइड के अंदर साइज किसका होता है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं लेंथेनॉइड की बात करूं, एलन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं भाई लेंथेनॉइड को, तो लेंथेनॉइड में क्या होगा कि अगर आप एटॉमिक नंबर और साइज के बीच में कर्व बनाते हो तो इस तरह का आता है। पहले तो क्या होता है, साइज डिक्रीज होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, फिर अचानक से इंक्रीज होता है, और फिर क्या होता है, साइज डिक्रीज होता जाता है, फिर इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता जाता है। यानी सीरियम से शुरू होते हैं ना, सीरियम से डिक्रीज होता जाएगा, फिर यूरोपियम में एकदम बढ़ेगा साइज, फिर डिक्रीज होता जाएगा, फिर एट्रिबियम में क्या होगा, साइज बढ़ेगा।
तो इसका कारण क्या है? अब आपसे पूछ ले कि लेंथेनॉइड में सबसे ज्यादा साइज किसका होता है, तो याद रखना है यूरोपियम का होता है। ये हाफ फील्ड होती है और ये फुल फील्ड होती है। ठीक है, कारण एफ ब्लॉक के अंदर करेंगे, पहले याद रखना। ठीक है, अब ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्सेप्शन है वो डिस्कस कर रहा हूं अभी आज में। इसके बाद में है आपका साइज के बाद में आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी में मैंने जनरल जो ट्रेंड था वो बता दिया है कि अगर लेफ्ट से राइट जाते हो तो बढ़ती है, डाउन द ग्रुप है घटती है। फैक्टर इफेक्टिंग मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा, फैक्टर इफेक्टिंग हम डिटेल में कर चुके हैं। एक्सेप्शन की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपके जैसे मैं कह रहा हूँ कि डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है, चलो ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डाउन द ग्रुप घट रही है। सेकेंड ग्रुप में डाउन द ग्रुप है वो घट रही है। ठीक है, मैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट को कंसिडर नहीं कर रहा। इसके बाद में आ जाता हूँ मैं ग्रुप 13 में, जहाँ पे एक्सेप्शन आ रही है अभी। ग्रुप 13 में क्या होता है आपको पता है, फैमिली कौन सी है, सब्जियों वाली है, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। डाउन द ग्रुप क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। बट एक्चुअल में साइज क्या होता है, बोरोन की चलो सबसे ज़्यादा ही होती है, थेलियम की होती है, फिर गैलियम की होती है, फिर एल्यूमिनियम की होती है और सबसे कम इंडियम की होती है। ठीक है, ये ट्रेंड आ जाता है। ट्रेंड आपको पता चल ही गया होगा, क्यों भाई, ये पोर सील्डिंग ऑफ एफ की वजह से, यानी मैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कह दूं, और ये किसकी वजह से होती है ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा, मतलब इन सबसे ज़्यादा क्यों हुई, बोरोन से जस्ट कम है, पोर सील्डिंग ऑफ 4f की वजह से, और ये क्या होगी, पुअर सील्डिंग ऑफ 3d की वजह से। ठीक है, इनकी बड़ी होगी, इसे डी कॉन्ट्रैक्शन कह देते हैं, ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कह देते हैं। ये एक्सेप्शन है भाई। इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, कैसे याद रखोगे भाई, आप क्या करोगे, इस तरह से एक W बना लो और इसमें एलिमेंट लिख लो, क्या होता है, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ठीक है, तो बोरोन की सबसे ज़्यादा W में, ये देखो भी जो सबसे ज़्यादा ये होगी, फिर क्या आ गया, थेलियम आ गया, फिर गैलियम आ गया, फिर कहाँ क्या आएगा, ये थोड़ा सा नीचे ले जाना, ये एल्यूमिनियम आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंडियम आ जाएगा। इस तरह से याद रख लो। ठीक है, बोरोन, थेलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम और इंडियम याद रह जाएगी। इसके अलावा ग्रुप 14 में भी एक एक्सेप्शन है भाई। ग्रुप 14 में क्या एक्सेप्शन है, चलो डाउन द ग्रुप है वो डिक्रीज होती जा रही है, चले, शिव जी, संग, ये क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। बट जो पार्वती है यानी लेड है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी एकदम इंक्रीज हो जाती है। क्यों होती है अभी, एफ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, एफ की पुअर सील्डिंग या लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कह सकते हो आप, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होती है, इसकी एकदम बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे पीरियड में अगर लिथियम से आप बेरिलियम जाते हो, बेरिलियम से बोरोन, बोरोन से कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन की तरफ जा रहे हो, तो क्या होना चाहिए, रेगुलर ट्रेंड फॉलो होना चाहिए। एक्सेप्शंस की बात कर रहा हूँ भाई। अगर रेगुलर ट्रेंड फॉलो होता है तो बेरिलियम की इससे ज़्यादा होगी, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में होता क्या है, लिथियम से ज़्यादा बोरोन की होती है, बोरोन से ज़्यादा बेरिलियम की होती है, बेरिलियम से ज़्यादा कार्बन की होती है, और कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन की होती है, इससे ज़्यादा नाइट्रोजन की होती है, नाइट्रोजन से ज़्यादा फ्लोरीन की होती है, और सबसे ज़्यादा नियोन की होती है। क्योंकि आपको पता है ये तो फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड होता है वो सबसे ज़्यादा उसमें एनर्जी चाहिए। और यहाँ पर एक एक्सेप्शन आई है, इसके अलावा कहाँ, यहाँ एक्सेप्शन आई है। इसकी वजह से यहाँ कारण क्या है, यहाँ पर 2s2 है भाई, ये भी पूरा भरा हुआ है, और फुली फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, ये बोरोन है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p1। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, तो ये कम एनर्जी पर ही दे देता है। दूसरा आपने पेनिट्रेशन इफेक्ट किया था, SPDF, ये पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर है। S की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है, तो ये न्यूक्लियस के नज़दीक रहता है, और न्यूक्लियस के जितना ज़्यादा नज़दीक होगा अट्रैक्शन क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होगा। यानी 2s और 2p में से नज़दीक 2s है न्यूक्लियस के, 2p दूर है, तो इससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएंगे। अब इधर आ जाओ भाई, इसकी क्या होती है, 2p3 होती है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब हाफ फील्ड है।
ठीक है। और हाफ फील्ड और फुल फील्ड आपको पता है फुल स्टेबल होते हैं। और ये इसमें क्या होता है 2p4 होता है। और इसमें क्या होता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर ले तो हाफ फील्ड हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा, यानी इसकी आयोनाइजेशन इस कारण से कम हो गई क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे देगा कम आयोनाइजेशन एनर्जी पे। क्लियर होगा, ये एक्सेप्शन है। सेम ही क्या आएगा, सेम ही नीचे वाले, ये कौन सा पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है। थर्ड पीरियड और फोर्थ पीरियड में भी सेम ट्रेंड फॉलो होगा। यानी कैसे लिख सकते हैं हम थर्ड पीरियड और फोर्थ पीरियड को कि जैसे बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम आता है और इसके नीचे गैलियम आता है, तो यहाँ मैग्नीशियम आएगा, यहाँ कैल्शियम आएगा, यानी एल्यूमिनियम से मैग्नीशियम की ज़्यादा, गैलियम से कैल्शियम की ज़्यादा होगी। ठीक है। और यहाँ क्या होगा, सल्फर और सेलेनियम आते हैं, यहाँ पे क्या होगा फॉस्फोरस आर्सेनिक आते हैं, तो इनकी क्या होती है ज़्यादा होती है। ठीक है। फिफ्थ और सिक्स्थ में क्या होता है, फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड में क्या होता है, रेगुलर ट्रेंड फॉलो करेंगे भाई। जो रेगुलर ट्रेंड है मतलब अगर आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी रेगुलरली, उनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। हमने क्या बात कर ली है, एस ब्लॉक की मतलब पीरियड में बात कर ली, डाउन द ग्रुप कुछ एक्सेप्शन थी वो बात कर ली है, ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का हमने डिस्कस कर लिया है। अब बात करने जा रहे हैं हम किसकी, डी ब्लॉक के एलिमेंट की। डी ब्लॉक में क्या होगा, जैसे आप स्कैंडियम से एट्रियम और एट्रियम से लैंथेनम में जाते हो तो साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डाउन द ग्रुप पे डिक्रीज होगी, यानी लैंथेनम की सबसे कम होगी और स्कैंडियम की सबसे ज़्यादा होगी। सही है, ये थर्ड जो आपका ग्रुप है उसके लिए फिट बैठता है, बिल्कुल सही है। बट अगर आप आगे आते हो फोर्थ पीरियड में, फिफ्थ पीरियड में, सिक्स्थ पीरियड में और 10th पीरियड में, उनमें क्या होता है कि जो 5D की आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो 4D से और 4D की 3D से ज़्यादा होती है। ये एक्सेप्शनल केस है, भी आप याद ही कर लेना। इसके ज़्यादा क्यों होती है भाई, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अट्रैक्शन होती है वो बढ़ जाती है, इस वजह से ज़्यादा होती है। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि अगर मैं बात करूँ 7th, 8th, 9th, 11th और 12th ग्रुप की, तो इसमें क्या होगा, जो सीक्वेंस ये रहेगी कि 5D की सबसे ज़्यादा होगी, फिर 3D की होगी और फिर क्या होगी 4D की होगी। ठीक है। यानी थर्ड जो ग्रुप था इसमें तो क्या था, 3D की सबसे ज़्यादा थी, फिर 4D की थी और फिर क्या थी 5D की थी। ठीक है। और फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 10th में क्या हुआ है, इसका जस्ट रिवर्स हुआ है। और 7th, 8th, 9th, 11th, 12th में क्या हुआ है 5, 3, 4, ये वाली सीक्वेंस आपको याद रखनी है। ठीक है। और बात करें एफ ब्लॉक में रेगुलरली क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, जहाँ पे हाफ फील्ड फुल फील्ड हो वहाँ पे एक्सेप्शन आता ही आता है, आपको पता ही है। ठीक है। तो अब एक बात हो रहा है कि आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में लॉन्गेस्ट ग्रुप कौन सा है, सबसे लंबे वाला ग्रुप कौन सा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा भी, आपका ग्रुप थर्ड हो जाएगा, क्योंकि थर्ड में लेंथेनम और एक्टिनम के बाद क्या होता है, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड इसी ग्रुप में माने जाते हैं। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड किस में होते हैं, थर्ड ग्रुप में ही माना जाता है, इसलिए लॉन्गेस्ट ग्रुप है जो पीरियोडिक टेबल में वो थर्ड है। और जो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड होते हैं उनकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होती है, +3 होती है। ठीक है। तो अब आ जाओ, ये तो बात कर रहे थे हम आयोनाइजेशन एनर्जी की, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। और एक बात और ध्यान रखना कि आपसे पूछ ले कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है, तो वो नोबल गैस की होती है, और सबसे कम पूछ ले तो वो एल्कली मेटल की होती है। और अगर आपसे कोई पर्टिकुलर एलिमेंट पूछ ले कि कौन से एलिमेंट की सबसे ज़्यादा होगी, तो हीलियम की सबसे ज़्यादा होती है और सीजियम की सबसे कम होती है। ठीक है। ये बात किसकी कर रहा हूँ मैं, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूँ। नोबल गैस की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है क्योंकि फुल फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना। और सबसे कम कौन सी है, एल्कली मेटल की होती है, एक थोड़ी सी एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे क्योंकि वो स्टेबल हो रहे हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा हीलियम की और सबसे कम सीजियम की। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। जनरल ट्रेंड तो यही होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इंक्रीज होती है ना, लेफ्ट टू राइट क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन जो गेन एंथैल्पी है वो डिक्रीज होती है। नेगेटिव में वैल्यू होती है, अभी नेगेटिव की बात कर रहा हूँ।
ठीक है। ज़्यादातर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। कुछ केस में पॉजिटिव होती है, उनका बता देता हूँ पहले। एक्सेप्शन मैंने कहा था, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। नोबल गैस के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी भाई इलेक्ट्रॉन डालने के लिए, तो नोबल गैस की पॉजिटिव होती है, यानी मैं जिनकी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उनका डिस्कस कर रहा हूँ। नाइट्रोजन की पॉजिटिव होता है क्योंकि हाफ फील्ड है भाई। और इसके अलावा क्या होता है, जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है इसमें भी क्या होता है, 2s है वो पूरा भरा हुआ है, तो इनमें भी अगर हमें इलेक्ट्रॉन डालना है तो एनर्जी हमें क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस केस में क्या आएगी, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो आपकी पॉजिटिव आएगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल में। याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछ ले, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है, जस्ट साइन रिवर्स है, बट इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो 0 माना जाता था। ओल्ड कन्वेंशन थी, उसमें यह कहा गया था या तो एनर्जी रिलीज होगी जब इलेक्ट्रॉन डालोगे या फिर वैल्यू 0 होगी, उस टाइम ये माना जाता था। तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या मानी जाती है, 0 मानी जाती है। अगर पूछ ले कि इनमें से किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 है तो ये होगी। ठीक है, अब बात कर रहा हूँ मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो पॉजिटिव है। अब देखो आप मैं पहले नोबल गैस की बात कर रहा हूँ। जैसे आप नियॉन से जाते हो, क्या होती है, हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, है ना। हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, यही ट्रिक है ना इसको याद रखने की। अब आ जाओ भाई कि साइज जितना छोटा होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। मैं नियॉन का केस कंसीडर कर रहा हूँ। साइज जितना छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उतनी ज़्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमें उतनी ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में देनी पड़ेगी, नियॉन में देनी पड़ेगी। फिर नियॉन और नियॉन के बाद में आर्गन और क्रिप्टॉन की लगभग इक्वल होती है। इसके बाद में जिनॉन में इससे भी कम देनी पड़ती है, रेडॉन में इससे भी कम देनी पड़ती है। अब आप कहोगे जी अगर आप कह रहे हो भी साइज छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो हीलियम में तो सबसे ज़्यादा देनी चाहिए, है ना। बट एक्चुअल में क्या होता है, हीलियम में जो एनर्जी होती है वो सबसे कम देनी पड़ रही है। ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस है। तो आपसे पूछ ले पॉजिटिव में, नोबल गैस में जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सबसे कम किस में है, तो वो हीलियम में देनी पड़ रही है, बट सबसे कम हीलियम में देनी पड़ रही है। और दूसरा ये क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों की इक्वल किस्म, ऐसी दो एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो इक्वल है, वो कौन से हो गए, आपके आर्गन और क्रिप्टन हो गए। ठीक है, ये एक्सेप्शंस है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, बट यहाँ भी एक्सेप्शन है। यानी आप बोरॉन से अगर एल्यूमिनियम जा रहे हो, कार्बन है, बोरॉन कार्बन, कार्बन के बाद में क्या आता है आपका, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होना चाहिए था कि डिक्रीज होनी चाहिए थी, बट जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, पी ब्लॉक में बात कर रहा हूं, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। थर्ड पीरियड के एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो सेकंड पीरियड से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये इंपॉर्टेंट है, भी याद रख लेना। क्यों भाई, यहाँ 3p में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ 2p में आ रहा है। 2p का साइज छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ज़्यादा है, आने वाले इलेक्ट्रॉन पर ये रिपल्सन कॉज करेंगे जिससे कम एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ 3p का साइज सफिशिएंट बड़ा है, यानी आने वाले इलेक्ट्रॉन को ये रिपल्सन कॉज बिल्कुल बहुत कम करेंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। ठीक है, आपसे पूछ ले कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है, तो वो क्लोरीन की होती है। क्लियर होगा यहाँ तक। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मान लो एल्कली मेटल है, सोडियम है और मैग्नीशियम है, इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी, नेगेटिव में। तो मतलब ये क्या होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, 11 एटॉमिक नंबर है, तो कैसे लिखोगे भी, 281, यानी 1s2 2s2 2p6 3s1। ये 3s1 है तो ये 3s2 हो गया। ये तो क्या है, s भरा हुआ है, भरा हुआ है, भरे हुए में अगर इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूँ तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, पॉजिटिव होगी, अभी बताया।
और ये हाफ फील्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर रिलीज होगी, नेगेटिव होगी। यानी एल्कली मेटल के केस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है एल्कली मेटल में, और एल्केलाइन अर्थ मेटल में हमें एनर्जी होती है वो देनी पड़ती है, तो उस केस में क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात थी। अब मैं पूरा ट्रेंड लिख देता हूँ। जैसे हेलोजन फैमिली में क्या होता है, क्लोराइड की सबसे ज़्यादा, फिर फ्लोराइड, सॉरी क्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर फ्लोरीन की, फिर क्या आ जाएगा, ब्रोमीन की, और फिर आयोडीन की होती है, यानी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती जाती है। अब देखो ऑक्सीजन वाले में क्या होता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज ही हो रही है और ऑक्सीजन की सबसे कम है, ये ध्यान रखना। यहाँ फ्लोरीन दूसरे नंबर पे शिफ्ट हुआ है, अभी पोजीशन का एक्सचेंज हुआ है फ्लोरीन और क्लोरीन के, और यहाँ ऑक्सीजन क्या हो गया, सबसे लास्ट में जाके शिफ्ट हो चुका है। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की क्या थी, एक्सेप्शंस थी, हमने कर लिया डिस्कस। इसके बाद आ रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे। अब आपको पता ही होगा ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। आइसोलेटेड गैसियस एटम में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है या जो एनर्जी में चेंज होता है उसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी भी आपको पता होगा, ठीक है। किसी भी एटम से, आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी हम देते हैं उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी दोनों में क्या होता है, आइसोलेटेड गैसियस एटम होता है। आयोनाइजेशन में तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी दे रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उस दौरान जो एनर्जी में चेंज होता है। दोनों की यूनिट सेम है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या फिर किलो कैलोरी पर मोल या फिर किलो जूल पर मोल होता है। ये आइसोलेटेड के केस में कर रहे थे। इसके बाद में आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होगा कि हम कोवेलेंटली जो बॉन्डेड मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल के केस में कंसीडर करेंगे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। और ये हम किस में कर रहे थे, आयोनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये हम डिस्कस कर रहे थे आइसोलेटेड स्टेट में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए क्या होगा, बॉन्डेड स्टेट में हम डिस्कस करेंगे। और इसमें क्या होता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अपनी तरफ किसी एटम का अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते होते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, जनरल ट्रेंड बता चुका हूं, इंक्रीज होगी, और डाउन द ग्रुप क्या होगी, टॉप टू अगर बॉटम जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज होगी। यानी आप इधर से इधर की तरफ जा रहे हो तो आप ग्रुप फर्स्ट से ग्रुप 17 में जा रहे हो तो इंक्रीज हो रही है। यानी हेलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। और नोबल गैस है यानी ग्रुप 18 है, ग्रुप 18 के हम क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ग्रुप 18 की क्या मानते हैं, हमें जीरो मानते हैं। मार्कर में इंक डाल लेता हूं भाई मैं। इसके अलावा हेलोजन में आपसे पूछ ले कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, तो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो किसकी होती है भाई, वो होती है फ्लोरीन की। कितनी होती है, पोलिंग स्केल पर इसकी वैल्यू 4 मानते हैं हम। और सबसे जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है सीजियम की, वो हम मानते हैं 0.7, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है और सबसे कम होती है वो सीजियम की होती है, मैक्सिमम इसकी और मिनिमम इसकी। क्लियर है। मैंने बता दिया था एल्कली जो मेटल होती है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और नॉन मेटल होती है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। नोबल गैस की तो जीरो होती है, एक्सेप्शन कैसी है। अब देखो कि अब क्या रेगुलर ट्रेंड फॉलो हो रहा है सभी में रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं होता। अब देखोगे भी आप क्या ग्रुप 13 में ही आ जाओ। ग्रुप 13 यानी पी ब्लॉक से पहले आपके जो डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं वो गड़बड़ करते ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि डी और एफ की पुअर शील्डिंग होती है। तो अगर आप ग्रुप 13 की बात करो तो ग्रुप 13 में क्या होगा कि अगर आप बोरॉन से एल्यूमिनियम इस तरह से जाते हो
ठीक है, पहले डिक्रीज होती है और फिर क्या होती है, वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, बोरॉन से एल्यूमिनियम तक इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी है वो डिक्रीज होगी फिर इंक्रीज होती जाएगी। कारण क्या बताओगे, ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ डी एंड ऑफ ऑर्बिटल। इसके अलावा क्या होता है, अगर आप ग्रुप 14 में जाते हो तो ग्रुप 14 में क्या होता है कि आपकी जो कौन सी फैमिली होती है अभी, चले शिव जी संग पार्वती। ठीक है, पहले क्या होगी, डिक्रीज होगी फिर इनकी क्या होती है, लगभग इक्वल होती है और पार्वती की ज़्यादा हो जाती है, लेड की ज़्यादा हो जाती है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपको अच्छे से आनी चाहिए। ये किसकी है, इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी की एक्सेप्शंस है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी में ज़्यादा कुछ नहीं है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है, सबसे कम क्या होती है, सीजियम की होती है। और एक बात ध्यान रखना कि ग्रुप जो एस ब्लॉक में है इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी है वो घटेगी, डी ब्लॉक में क्या होगी, इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी है डाउन द ग्रुप, यहाँ पे क्या हो रही है, डाउन द ग्रुप पे डिक्रीज हो रही है। और डी ब्लॉक में क्या होता है, अगर डाउन द ग्रुप नीचे की तरफ जाते हो तो इंक्रीज होती है ना। मैं ये लिख दूं, डाउन द ग्रुप जा रहे हो, जा नीचे की तरफ रहे हो, इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और इसमें भी क्या होता है, ग्रुप 13 और 14 में नीचे की तरफ एक तरह से तो इंक्रीज हो रही है ना, और आगे वालों में क्या होगी, नीचे की तरफ जाओगे तो डिक्रीज होगी। ये बात ध्यान रखनी है। आगे वाले में ग्रुप 15 का देख लो। यहां से यहां तक क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, आगे बिस्मत पर जाके थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, आगे रेगुलर ट्रेंड होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि एस ब्लॉक में डाउन दी ग्रुप डिक्रीज हो रही है और डी ब्लॉक में डाउन दी ग्रुप जा रहे हो तो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी था। तो अब बात कर लेते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट का आपको मतलब पता ही है अभी कि कितने वो इलेक्ट्रॉन या तो लूज करेगा या फिर गेन करेगा ताकि वो स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है अटेन कर सके। तो जो ग्रुप आपका फर्स्ट है उसमें हमें पता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, क्योंकि इनकी जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो NS1 होती है। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो वो स्टेबल हो जाएगा। ग्रुप सेकंड है, उसकी आपको पता ही है +2 होती है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो स्टेबल हो जाएंगे। ग्रुप 13 की बात कर रहा हूँ, तो ग्रुप 13 की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो NH2 NP1 होता है। ठीक है, तो आप कहाँ से कहाँ तक जाओगे, बैंगन आलू गाजर इन थैला है, तो जो ऊपर वाले हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, यानी कॉमन इनके ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है। 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे स्टेबल हो जाएंगे। बट जो नीचे वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर रहे हैं, यानी +3 सभी कर रहे हैं। और नीचे वाले जो गैलियम इंडियम और थेलियम है ये +1 भी शो कर रहे हैं। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जाओगे तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबल होती जाएगी। ठीक है, आपको याद रखना है कि हायर एलिमेंट की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबल होती है, यानी ऊपर वालों की +3 स्टेबल है और नीचे वालों की क्या होगी, लोअर एलिमेंट है उनकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबल होती है। ठीक है, तो नीचे वाले में क्या होगी, +1 स्टेबल होगी, ऊपर वाले में क्या होगी, +3 स्टेबल होगी। आपसे कंपेयर करवा ले कि आपका ये दे दिया कि सारे +3 स्टेट में हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं, और इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखो। क्या लिखना है आपको, स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना है। तो डाउन द ग्रुप क्या होगी, स्टेबिलिटी है वो घटती जाएगी। और आपको सभी को दे दे कि +1 में है, ये तो +1 में ये होंगे नहीं, गैलियम इंडियम और थेलियम इनका दे दे कि +1 में है, और आपसे कंपेयर करवा ले कि +1 में जो इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। क्या पूछा है आपसे कि इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो क्या होगा, तो डाउन द ग्रुप +1 की स्टेबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी भाई, आप पढ़ चुके हो इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, ड्यू टू डाउन द ग्रुप क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो +3 की स्टेबिलिटी है घटती जाती है, +1 की स्टेबिलिटी है वो बढ़ती जाती है। अब आप कहोगे जी ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मैंने आपको बताया था, जैसे ये न्यूक्लियस है, NS और NP में से पेनिट्रेशन पावर किसकी ज़्यादा होती है, S की पेनिट्रेशन P से ज़्यादा, P की D से ज़्यादा, D की F से ज़्यादा।
यानी s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होंगे और p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, न्यूक्लियस से दूर होंगे। ठीक है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन इनके पास है न्यूक्लियस के, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। डाउन दी ग्रुप जा रहे हो, अट्रैक्शन बढ़ गई इन इलेक्ट्रॉन पे। क्यों भाई? ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ d एंड f ऑर्बिटल। पुअर शील्डिंग है तो अट्रैक्शन बढ़ेगी। ठीक है, तो अब इन दो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी जो थर्मोडाइनेमिकल फिजिबल नहीं है, मतलब इतना वो अनस्टेबल हो जाता है थर्मोडाइनेमिकली। ठीक है, तो अब ये दो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कौन से वाले? NS वाले। यानी ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इस ज़्यादा अट्रैक्शन के कारण इनर्ट हो गया ये पेयर। ये पेयर अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो ये पेयर क्या हो गया, इनर्ट हो गया। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो लोअर एलिमेंट है वो 2 यूनिट लेस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं इन ग्रुप 13। ये नोट कर लिया होगा आपने। इन ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15 और ग्रुप 16 में, इन 4 ग्रुप में क्या करता है, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, डोमिनेट करता है। और जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट का जो इफेक्ट है वो डिक्रीज होता जाता है। यानी ग्रुप 14 में भी क्या होंगे, हायर एलिमेंट है +4 करेंगे, लोअर वाले +2 करेंगे। ग्रुप 15 में +5 हायर एलिमेंट, लोअर है वो +3 करेंगे। ग्रुप 16 में क्या होगा, हायर एलिमेंट है वो +6 करेंगे और लोअर एलिमेंट है वो +4 करेंगे। किस कारण से करते हैं? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि आपसे थेलियम +3 दे दिया और थेलियम +1 दे दिया। ठीक है, तो इससे पूछ ले कि इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। इनमें से पूछ ले कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो आप क्या कहोगे, थेलियम होता है। क्यों भाई? क्योंकि ये स्टेट क्या है, अनस्टेबल है। ये स्टेबल होना चाहिए, थेलियम +3 से +1 में कन्वर्ट होना चाहेगा ये, ताकि स्टेबल हो जाए। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन +3 था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो इसमें किसमें कन्वर्ट हो गया, थेलियम +1 में हो गया। अगर ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो मतलब किसी का तो ऑक्सीडेशन करवा रहा है ये, कोई किसी के इलेक्ट्रॉन मतलब लूज होंगे तभी तो ये लेगा। तो दूसरे का ये ऑक्सीडेशन करवा रहा है और खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है। लिए कब, जब किसी ने दिए तो उसका तो क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस इलेक्ट्रॉन का क्या किया उन्होंने, लॉस किया, तो मतलब उसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो मतलब क्या है, तो ये दूसरे का ऑक्सीडेशन करवा रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक है, खुद रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की क्या खासियत होती है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करवा दे और खुद रिड्यूस हो जाए। तो ये क्या हो गया, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब आपसे पूछ ले कि गैलियम +1 और इंडियम +1 में, दोनों में से बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। आपको पता है ऊपर की तरफ तो +3 की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो गैलियम +3 की स्टेबिलिटी है वो इंडियम +3 से ज्यादा है। तो गैलियम +1 आसानी से गैलियम +3 में कन्वर्ट होना चाहेगा। और +3 में कैसे कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है, दूसरे का ये क्या करवाएगा, रिडक्शन करवाएगा। तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है, तो इनमें रिड्यूसिंग एजेंट बेटर कौन सा है, गैलियम +1 बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। इस तरह से अगर आपको ये पता है भी लोअर जो स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो स्टेबल होती है नीचे की तरफ डाउन द ग्रुप, तो आप क्या बता सकते हो कि कौन सा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बातें आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये ग्रुप हमने बात कर ली, ग्रुप 13, 14, 15। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखो, ग्रुप 14 की जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है भाई, NH2 ग्रुप 14 है। ग्रुप 14 कार्बन फैमिली है। कार्बन फैमिली में क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या हो गया भाई इसका, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 ही होता है, 6 होता है, तो मतलब 2 और 4 हो गए। लास्ट सेल में तो इसमें कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो मतलब ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन और ले ले, यानी -4 भी शो करता है ये, तो स्टेबल हो सकता है। 4 है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन और ले ले तो क्या हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। -4 भी शो करता है ये। ठीक है, इसके अलावा ये नाइट्रोजन फैमिली है, इसका जो एटॉमिक नंबर है 7 है, इसमें 2, 5 होता है। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन और ले ले तो स्टेबल हो जाता है, यानी -3 भी शो करता है।
ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है, यानी ये 2 6 है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, -2 भी करेगा। हेलोजन है, हेलोजन का क्या होता है 9 होता है एटॉमिक नंबर। इसमें क्या होता है लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन और ले ले तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, मतलब ये -1 भी शो करते हैं। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी है आपको। तो ये तो हो गई आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद में कर लेते हैं बात डेंसिटी की। ठीक है, नोट करो, ये नेक्स्ट पॉइंट है डेंसिटी। डेंसिटी का क्या ऑर्डर रहेगा भी, अगर डेंसिटी आपको पता है क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम होती है। अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो मास भी बढ़ता है और वॉल्यूम भी बढ़ रही है, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। डाउन द ग्रुप जाओगे अगर आप टॉप टू बॉटम, तो क्या हो रहा है, मास भी इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। बट क्या होता है कि जो मास है वो डोमिनेट करता है। मास क्या करता है, डोमिनेट करता है। यानी मास अगर डोमिनेट कर रहा है तो जाहिर सी बात है डाउन द ग्रुप जाओगे तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब आप कहोगे जी अगर हम पीरियड में जाते हैं तो क्या होगा, पीरियड में जाते हो तो क्या होता है कि मास बढ़ रहा है, मास तो इंक्रीज हो रहा है, बट वॉल्यूम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जाहिर सी बात है डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। तो अगर पीरियड में इधर की तरफ जाते हो तो डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बट इसमें कोई रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं होता। अभी एक्सेप्शन आपको पता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा है। तो होगा क्या, जैसे मैं बात करता हूँ एस ब्लॉक की, एस ब्लॉक में क्या होता है, अगर मैं लिथियम से सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम जाता हूँ तो एक्सपेक्टेड ट्रेंड तो ये था अभी इंक्रीज होनी चाहिए, ये एक्सपेक्टेड था, बट ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, पोटेशियम की सोडियम से ज़्यादा होती है, यानी लिथियम की होती है सबसे ज़्यादा, फिर पोटेशियम की होती है, फिर सोडियम की होती है, फिर रुबिडियम की होती है और फिर सीजियम की होती है। ठीक है, तो ये एक्चुअल ट्रेंड है, ये आपको याद ही रखना है। यहाँ से थोड़ी गड़बड़ हो गई है, यानी एक्सचेंज हो गई है पोजीशन। क्यों भाई, क्योंकि अगर इसका एटॉमिक नंबर आपको पता है 11 होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p6 और 3s1। इसके अंदर वाली जो सारी सेल है वो भरी हुई है, कंप्लीट है। इनर सेल क्या है, कंप्लीट है। और यहाँ कहाँ आता है, 4s1 में इलेक्ट्रॉन आता है, बट 3d जो 3d क्या होता है, 0 होता है इसमें, यानी इसकी इनर सेल है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। अगर इनकम्प्लीट है तो मतलब क्या होगा, पूरा मतलब वॉल्यूम क्या होगी, ज़्यादा होगी, एक्सपेंड हो गया, है ना। एक होता है टाइटली पैक्ड और एक होता है लूजली पैक्ड। अगर अंदर पूरी तरह भरा हुआ है तो टाइटली पैक्ड होगा, अगर पूरे अंदर से खाली है तो वो लूजली पैक्ड है। लूजली पैक्ड है तो क्या होगी, डेंसिटी कम होगी। तो इस इनकम्प्लीट डी सब सेल के कारण जो पोटेशियम की डेंसिटी होती है वो सोडियम से कम होती है। सेम रीजन हम सेकंड ग्रुप के लिए भी देंगे भाई। सेकंड ग्रुप में क्या होगा, सेकंड ग्रुप में हमें था कि बेरिलियम से क्या होता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना, यही होना चाहिए था। बट एक्चुअल में होता क्या है, होता कुछ हो रही है। इसमें क्या होगा कि एक्चुअल ट्रेंड कैल्शियम की सबसे ज़्यादा, कैल्शियम की सबसे कम, कैल्शियम के बाद में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद में बेरिलियम, फिर स्ट्रोंटियम, फिर बेरियम। ये रेडियो एक्टिव है, इसको छोड़ दो। तो क्या होगा, इस तरह से इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, रेगुलर ट्रेंड ये है, होना क्या चाहिए था, इससे ये और ये ज़्यादा होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड ये था, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है भी, ज़्यादातर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल डेटा होता है और उसके बाद में अगर किसी का रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर पाते उसमें कह देते हैं जी ये एक्सेप्शन है और कुछ नहीं है इसमें। बट आपको ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि एक्सेप्शन होती है उनसे क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता है अच्छे से। बाकी में क्या है, अगर ग्रुप 13 14 15 16 वहाँ पे जाते हो तो डाउन द ग्रुप होती है, डाउन द ग्रुप होगी वो क्या होगी, डेंसिटी है इंक्रीज होती जाती है, रेगुलर ट्रेंड फॉलो हो रहा है। बट डी ब्लॉक की बात कर लेते हैं हम। डी ब्लॉक में क्या होता है, नोट कर लिया होगा आपने। डी ब्लॉक में क्या होता है, अगर आप स्कैंडियम से कॉपर तक जाते हो तो डेंसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, और जिंक में जाके क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है।
और ये कहते हैं कि क्रोमियम और जिंक की डेंसिटी है वो लगभग इक्वल होती है, लगभग क्रोमियम और जिंक की। अब आप कहोगे जी जिंक में डिक्रीज क्यों हो गई, क्योंकि जिंक में साइज इंक्रीज हो गया, साइज इंक्रीज हो गया तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। साइज क्यों इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये जो 3D है वो फुली फिल्ड है, और इंक्रीज होने का कारण मैंने आपको बता दिया था पहले ही साइज में। अब इधर क्या होता है, नीचे वाले अब ये 3D सीरीज थी, अब 4D सीरीज में जाते हो तो इट्रियम से लेकर आपकी रुदेनियम तक जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होगी और उसके बाद में क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, अब नीचे वाले आता है आपकी 5D सीरीज। 5D में ये याद रख लेना आप कि जो 73 से 79 वाले एलिमेंट है, ठीक है, 73 से 79 वाले एलिमेंट है, उनकी डेंसिटी क्या होती है, मर्क्यूरी से ज़्यादा होती है, मर्क्यूरी से ज़्यादा होती है, और बाकी सभी की क्या होती है, बाकी सभी की इससे कम होती है। नोट कर लेना, बाकी की Hg से कम होती है। ये पूरे पीरियोडिक टेबल में लागू हो जाएगा अभी। ठीक है, 73 से 79 वाले की तो क्या होती है, ज़्यादा होती है, बाकी सभी की इससे कम होती है। यानी मैं ये कहूँ लेंथेनम से इरिडियम तक इंक्रीज होगी, और इरिडियम की तो आपको पता है सबसे मैक्सिमम होती है, फिर डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये रेगुलर ट्रेंड है, जो रेगुलर नहीं है, ये एक्सेप्शन है जो आपको अच्छे से याद रखनी है। ये होगी डेंसिटी की बात। डेंसिटी के बाद में क्या होगा कि बात करते हैं डाउन द ग्रुप, याद रखना अभी डेंसिटी इंक्रीज हो रही। डेंसिटी के बाद बात करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। नोट करो ये, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा भाई, जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो डिपेंड करते हैं, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मेनली डिपेंड करता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनके जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होती है, इनके बीच में, यानी जो बहुत सारे एटम होते हैं ना, कोई भी आपका एलिमेंट है, उनमें जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। और क्लोज पैकिंग पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, क्लोज पैकिंग पे, यानी जितना टाइटली पैक्ड होगा मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो भी किस पे डिपेंड करता है, जो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होती है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि आपका ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप सेकंड, ग्रुप 13 और ग्रुप 14 में अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा इन चारों में। क्यों भाई, नीचे की तरफ जा रहे हो, साइज बढ़ रहा है, अट्रैक्शन घट रही है, अट्रैक्शन घटेगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। और ग्रुप अगर आप 15, 16, 17 और 18 में जाते हो, ठीक है, तो इनमें फर्स्ट एलिमेंट आपको पता है लगभग इनके क्या होते हैं, जो गैसियस होते हैं। ग्रुप 15 में क्या आ जाता है आपका, नाइट्रोजन आ जाता है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और यहाँ नियोन आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट गैसियस है। डाउन द ग्रुप जाते हो तो इनमें क्या होता है, वन डर वाल अट्रैक्शन है वो इंक्रीज होती है, और वन डर वाल अट्रैक्शन इंक्रीज होती है तो जाहिर सी बात है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये बात आपको क्या याद रखनी है, याद रखनी है भाई। ठीक है, इन चारों में डिक्रीज हो रहा है और इन चारों में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बट आपको पता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर रेगुलर ट्रेंड फॉलो कर ले तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो इसमें जो एक्सेप्शन है वो मैं आप करवाने वाला हूँ, ये पहले नोट करो आप। हाँ जी, अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये है भी, इसमें एक्सेप्शन काफ़ी है। एक तो मैंने कहा था ग्रुप फर्स्ट में क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाते हो तो डिक्रीज होता है, तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, लीना की रब से मतलब डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है। बट ग्रुप जो आपका सेकंड है उसमें वेरिएशंस आ रही है अभी। जैसे क्या आना चाहिए था, बेटा मांगे, यानी मैग्नीशियम आगे आना चाहिए था, बट मैग्नीशियम क्या हो गया, लास्ट में चला गया। ठीक है, ये क्या है, लूज पैकिंग है इसकी। और मैंने कहा था जितनी ज़्यादा टाइट पैकिंग होगी, पैकिंग एफिशिएंसी पे भी डिपेंड करता है ना, उतना ही मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसकी लूज पैकिंग होती है, इस वजह से ये क्या होता है, मैग्नीशियम लास्ट में चला जाता है। तो ये एक्चुअल ट्रेंड क्या था, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ये था।
बट जो मांगे है यहाँ वाला वो लास्ट में शिफ्ट हो गया। ठीक है, आपको क्या है याद रखना है, बेटा कन्या सुंदर बाप से रोज मांगे, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, अब नीचे देखो कि रेगुलर ट्रेंड क्या होना चाहिए था, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बट क्या हुआ, थैलियम की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंडियम और गैलियम दोनों से बड़ा हो गया, यानी बैंगन आलू थैला इन गाजर, ट्रेंड बदल गया है इसमें। ठीक है, तो थैलियम आगे क्यों आया, क्योंकि जो पुअर सील्डिंग है एफ की, साइज डिक्रीज हुआ तो पैकिंग क्या हो गई है, टाइट हो गई है, और और इसको क्या है, मेल्ट करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब नीचे जा जाओ भाई, यहाँ क्या है, होना क्या चाहिए था, चले शिव जी संग पार्वती होना चाहिए था, बट ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो गया है, चले शिव जी पार्वती संग, ऐसे याद रख लेना आप, है ना, पार्वती संग ऐसे। अब क्या हो गया, इसमें क्या होना चाहिए था, नाना पाटेकर एस सब बिंदास, ऐसा होना चाहिए था। अब क्या हो गया, थोड़ा सा ये वाला ऑर्डर है वो रिवर्स हो गया है। आपको कैसे याद रखना है, नाना पाटेकर, यानी यहाँ पे क्या था, ऊपर वालों में तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही थी, अब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मैंने पहले बताया था ना आपको, पहले 4 में डिक्रीज होती है, फिर 4 में इंक्रीज होती है, ये वो 4 आ गए आपके। तो इनमें क्या होगा, नाना पाटेकर, फिर ये आपको पता ही है पोस्ट सील्डिंग एंड डीएफ की वजह से बिस्मत की ज़्यादा होगी, फिर एंटीमनी, फिर आर्सेनिक, तो ऐसे याद रखो, नाना पाटेकर बिंदास सब ऐसे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो गया, इसमें ट्रेंड क्या है, वैसे तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा था, बट टेलेनियम और पोलेनियम ने एक दूसरे के साथ पोजीशन एक्सचेंज कर ली। ट्रिक आपको पता ही है क्या बन गया, ये ओस से पोटी, है ना, इस तरह से याद रख सकते हो आप। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट में क्या ऑर्डर होता है भाई, बॉइलिंग पॉइंट में यहाँ देखो लेना कि रब से होना था, बट क्या हुआ, एक्सचेंज हो गई इनकी पोजीशन। अब इधर आओ, इधर भी क्या हुआ, पोजीशन काफ़ी मतलब वेरिएशन सारी है काफ़ी भी, ये आपको याद ही रखनी पड़ेगी, कोई इलाज नहीं है इसका। बेटा बाप रोज कन्या सुंदर मांगे, ये ट्रिक है इसकी, है ना, ग्रुप सेकंड की। इसके अलावा ये बैंगन आलू गाजर इन थैला रेगुलर ट्रेंड है, ये भी क्या होता है, आप कहोगे जी कार्बन कहाँ गया, कार्बन का बॉइलिंग पॉइंट, कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट ही बहुत ज़्यादा ही होता है, तो बॉयल कहाँ से कर पाओगे उसको आप। ठीक है, तो शिव जी संग पार्वती लिखना चाहो तो कार्बन को यहाँ लिख लो, कार्बन यहीं आएगा, रेगुलर ट्रेंड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या होगा, नाना पाटेकर ये सब बिंदास होना था, बट एंटीमनी और बिस्मत ने पोजीशन एक्सचेंज कर ली, डाउन द ग्रुप वहाँ डिक्रीज हो रही थी, यहाँ क्या होगी, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी। ठीक है, इसके बाद में क्या आएगा, ओस से, ये तो सेम ही है, ठीक है, ओस से पोटी है आपका। ग्रुप 17 और 18 में क्या होगा, रेगुलर मैनर में इंक्रीज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हीलियम की मिनिमम होती है, मैंने पहले ही बता दिया था, हीलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है पीरियोडिक टेबल में सबसे कम होता है, यहाँ लिख दूं, सबसे ज्यादा किसका होता है आपका, डी ब्लॉक का होता है, उससे कम होता है एस ब्लॉक का, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ब्लॉक वाइज पूछ लेता हूँ, और उससे कम होता है पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक में तो आपको पता है ना, गैसियस एटम आ जाते हैं, तो इस वजह से। तो आप कहोगे जी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का तो आपने बता दिया ब्लॉक के हिसाब से, आपने अभी डेंसिटी का जिक्र किया था, उसको नहीं बताया आपने, तो डेंसिटी का भी नोट कर लो भी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। डेंसिटी में क्या होता है, कौन से ब्लॉक की ज़्यादा होगी, डी ब्लॉक की सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद में क्या होगा, पी ब्लॉक आ जाएगा, और उसके बाद में क्या होगा, एस ब्लॉक आ जाएगा। ठीक है, तो डेंसिटी के लिए क्या याद रखोगे आप, डीपीएस याद रख लेना, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या याद रखोगे आप, डीएसपी, यानी डी की सबसे ज़्यादा, फिर एस की, फिर पी की, डीएसपी, और डेंसिटी के लिए क्या होता है, डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। ये तो बात कर ली हमने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की बात कर ली है। हाँ, अब बात कर लेते हैं हम डी ब्लॉक के एलिमेंट की, ये नोट करो, मैं हटा रहा हूं इसको। हाँ, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट में क्या होगा भाई, 3D से 4D का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ज़्यादा होता है, और 4D से 5D का ज़्यादा होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट 3D से 4D का, 4D से 5D का ज़्यादा होगा। यानी मैं यहाँ एटॉमिक नंबर और मेल्टिंग पॉइंट लिखूँ तो क्या होगा, फर्स्ट के लिए इस तरह से आएगा, क्रोमियम में मैक्सिमम जाएगा, फिर ये जाएगा। ठीक है, यहाँ से मोड़ दो, M लिखा हुआ है मैंने,
यानी आप यहाँ से क्या लिखोगे, स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक के एलिमेंट लिख लो, क्रोमियम का मैक्सिमम है। इसके बाद में क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैग्नीज में थोड़ा नीचे की तरफ आएगा। मैग्नीज में क्यों आता है भाई नीचे की तरफ, क्योंकि ये हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड में जो पैकिंग होती है वो लूज हो जाती है, स्टेबल हो गया ना, तो टाइट पैकिंग नहीं है इसमें। मैग्नीज के बाद में फिर क्या आ जाता है, आयरन आ जाता है, आयरन से जिंक तक डिक्रीज होता है, यानी क्रोमियम का मैक्सिमम है। क्रोमियम की जो पीक होती है थोड़ी ऊपर होती है, आयरन के नीचे है। यानी इसमें बात करें 3D सीरीज में क्रोमियम का मैक्सिमम है। 4D में भी सेम ट्रेंड रहेगा, भी क्रोमियम के ऊपर क्या आता है, मोलिब्डेनम, फिर इस तरह से डिक्रीज होता जाएगा। मोलिब्डेनम का सबसे ज़्यादा हो गया, ठीक है। और मैग्नीज के जस्ट नीचे टेक्नीशियम आता है। टेक्नीशियम में भी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के कारण इसका डिक्रीज हो रहा है, फिर वापस इंक्रीज हो रहा है, और फिर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और इधर की तरफ देखो, फिर ये थोड़ा सा नीचे की तरफ चला जाता है भाई, इस तरह से। अब फिर लास्ट वाले में क्या होगा, इस तरह से आएगा, फिर रेनियम आएगा और इस डिक्रीज हो जाएगा। सबसे ज़्यादा किसका होगा, टंगस्टन का। यानी क्रोमियम का 3D सीरीज में, 3D में क्रोमियम का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, 4D में मोलिब्डेनम का सबसे ज़्यादा होता है, और 5D में टंगस्टन का सबसे ज़्यादा होता है। और डाउन दी ग्रुप जा रहे हो तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है, यानी टंगस्टन का सबसे ज़्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट। आपको पता है, तभी तो जो बल्ब फिलामेंट होता है वहाँ टंगस्टन यूज किया जाता है, जल्दी से मेल्ट नहीं होता वो, ठीक है। बट ये क्या होता है, आपके जो लास्ट वाले एलिमेंट है, यानी नॉर्मली तो क्या होता है 3D से 4D, 4D से 5D का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है इंक्रीज होता है। बट एक्सेप्शन के बिना आपको पता है इनऑर्गेनिक क्या अधूरी है। तो एक्सेप्शन यहाँ पर क्या आ गया कि जिंक, कैडमियम और मरकरी के लिए ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता। यहाँ जिंक का कैडमियम से ज़्यादा और कैडमियम का मरकरी से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये एक्सेप्शन है। यानी ग्रुप 12 को छोड़कर बाकी सभी पे लगेगा ये। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक्सेप्ट ग्रुप 12, यानी सिर्फ ये ट्रांजिशन एलिमेंट पर एप्लीकेबल है, और ग्रुप 12 आपको पता है ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये बात कुछ आपको ध्यान रखनी है भाई। ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट का बात। तो अब इसके अलावा क्या होता है कि आपके, मैंने वैसे तो बता रखा है कि जैसे एफ ब्लॉक के एलिमेंट है, एक्टिनोइड है, उन्हें को हम क्या कहते हैं, 5F सीरीज को, जो एक्टिनोइड सीरीज है उसे हम रेडियो एक्टिव सीरीज बोलते हैं अभी। तो इसमें क्या होता है, थप्पड़ यूं, यानी जो 90, 91 और 92 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट है वो नेचुरल रेडियो एक्टिव है। ये क्या है, नेचुरली रेडियो एक्टिव है। और इसके यूरेनियम के जस्ट बाद वाले, बाकी वाले बाद वाले जो एलिमेंट है वो सारे रेडियो एक्टिव है, बट वो क्या है, मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, ठीक है। वो यूरेनियम के बाद आते हैं और यूरेनियम से उन्हें ड्राइव किया गया है, इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। आपसे पूछ ले कि ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कौन से होंगे, तो जिनका एटॉमिक नंबर 92 से ज्यादा है वो किस में आ जाएंगे, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट में आ जाएंगे। और नेचुरली रेडियो एक्टिव तो आपके ये पता ही है, ठीक है, थोरियम, प्रोटेक्टेनियम और यूरेनियम होते हैं, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर होगा। इसके अलावा हाँ, आयनिक रेडियस की बात रह गई थी। आयनिक रेडियस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको। आयनिक रेडियस में क्या होगा भाई, मान लो कोई एक ए एलिमेंट है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो ए माइनस में कन्वर्ट हुआ, और इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ए प्लस में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस ए से बना और ए माइनस भी किससे बना, ए से बना। तो अब आपसे साइज कंपेयर करवा ले, तो याद रखना है एनाइन का साइज सबसे बड़ा होगा, फिर पेरेंट एटम का, और केटाइन का सबसे छोटा होगा, ठीक है। ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि सबसे छोटा एनाइन कौन सा है, कौन सा, स्मॉलेस्ट जो एनाइन है वो कौन सा है, तो वो फ्लोराइड है, ठीक है। और लार्जेस्ट एनाइन है वो कौन सा है, आयोडाइड है। अब आपसे ऑर्डर दे दिया कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड है, इनको इंक्रीजिंग, एक हाइड्रोजन और लिख देता हूं, हाइड्राइड और आयोडाइड है, इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज के ऑर्डर में अरेंज करो। तो क्या होगा, फ्लोराइड से क्लोराइड का बड़ा, क्लोराइड से ब्रोमाइड, ब्रोमाइड से हाइड्राइड, हाइड्राइड से आयोडाइड का बड़ा होगा। ये बड़ा होता है भाई, कभी ये मत सोच लेना हाइड्रोजन का सबसे छोटा होगा, हाइड्राइड का सबसे छोटा होगा, ऐसा नहीं होता। और यह एकमात्र ऐसा एनाइन है जिनमें
जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रेशो होता है वो 2:1 होता है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशो होता है। इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में हाइड्राइड में कितने हो गए, 2 हो गए, और प्रोटॉन कितना, 1 है, तो ये क्या होगा, 2:1 होगा। ठीक है, एकमात्र ऐसा एनाइन है ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखो भाई, आपसे पूछ ले कि लार्जेस्ट केटाइन कौन सा है, लार्जेस्ट केटाइन कौन सा है, तो लार्जेस्ट केटाइन सीजियम होता है, और स्मॉलेस्ट जो केटाइन होता है वो कौन सा होता है आपका, स्मॉलेस्ट केटाइन कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है, H+ होता है। ये बात ध्यान रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। ठीक है, और हाँ, डेंसिटी की बात कर रहे थे, बीच बीच में याद आ रहा है अभी कि मेटल में आपसे पूछ ले सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है, लिथियम की होगी। और डी ब्लॉक में सबसे कम पूछ ले तो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा आता है मेटल में, स्कैंडियम आता है, स्कैंडियम की होगी। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा मेरे ख्याल में लगभग पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने लगभग शायद सारे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो ये था वन शॉट में पीरियोडिक टेबल का रिवीजन। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो केमिस्ट्री विद राजेश कसवा चैनल है, वहां पे पढ़ सकते हो। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।